जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विद डीएस सर पर। प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आए हैं रीजनिंग की एक बेहतरीन क्लास। ये जो आपकी क्लास रहेगी ये आप लोगों की प्यारे दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल, किसके लिए? यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम 2024 के लिए एक महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। प्यारे दोस्तों, बात करते हैं आज की इस क्लास की। तो हम आज इसमें रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 19 डिस्कस करेंगे, यानी कि 19वें नंबर का पार्ट डिस्कस करेंगे। और इससे पहले कि यदि आपने री एग्ज़ाम से रिलेटेड पिछले 18 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पिछले पार्ट्स को भी जा करके देखिएगा। यूपी पुलिस री एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछली क्लासेस में हमने कवर किए हैं। दोस्तों, बात करते हैं आज की इस क्लास की। तो आज की इस क्लास में हम रीजनिंग को बेहतरीन तरीके से और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। प्यारे दोस्तों, आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार से प्रश्न रहेंगे, जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 है। बोला है अस्पताल, चिकित्सक और रोगी, इनके बीच का सही वेन आरेख क्या बनेगा। इसके अतिरिक्त प्यारे दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। लिखा गया है निम्न प्रश्न में सही दर्पण छवि क्या होगी। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर एक एक्स नाम की आकृति दे रखी है। कौन सी? एक्स नाम की। और साथियों, एक्स नाम की ही आकृति का हमें सही दर्पण प्रतिबिंब बताना है। तो बहुत ही शानदार तरीके से इसको भी हम जानेंगे। शुरुआत करते हैं साथियों आज की इस क्लास की। इससे पहले आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट जानकारी है। दोस्तों, कल की क्लास के लिए क्षमा चाहेंगे, कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। उसका एक मेन रीज़न था कि हमारे परिवार में एक दादाजी ख़त्म हो गए थे, तो इस कारण सुबह सुबह की बात थी, तो इसलिए आप लोगों की क्लास नहीं हो पाई थी, उसके लिए सॉरी। लेकिन दोस्तों, बात करते हैं आज की इस क्लास की। और आज की इस क्लास को शुरू करने से पहले आपको बता दिया जाए, यदि आप इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं दोस्तों, ये पीडीएफ आप लोगों को डीएस सर ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा। दोस्तों, इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पर हम एग्ज़ाम से रिलेटेड डेली के बेसिस पर इम्पोर्टेंट पीडीएफ और क्लास से संबंधित इन्फॉर्मेशन उपलब्ध करवाते हैं। तो साथियों, इसे ज़रूर ज्वाइन करें। इसके अतिरिक्त चाहें तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न आप सभी के सामने एक बेहतरीन सा क्वेश्चन रहेगा साथियों, और शानदार तरीके से इसको जानेंगे। बोला गया है यदि किसी सांकेतिक भाषा में पॉपुलर को अगर QP, QV, MBS लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में किस शब्द को GVNPVT लिखा जाएगा। एक प्यारे दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको देखेंगे। देखो, क्यों ना हम इनके सारे के सारे स्थानीय मान लिख लें, ताकि आपको स्थानीय मान याद भी होते रहेंगे। अगर दोस्तों बात करते हैं पी की, पॉपुलर की, अगर POPULAR की बात करते हैं तो प्यारे दोस्तों P 16 पर होता है और O हमारा 15 पर होता है। आगे देखेंगे फिर से P है तो फिर 16 पर होता है, और आगे देखेंगे U 21 पर होता है दोस्तों, L देखेंगे तो 12 पर होता है, A 1 पर होता है और R 18 पर होता है। साथियों, इसको क्या लिखा गया है? तो इसको लिखा गया है QPQVMBPS, यानी कि इनके भी सीधे स्थानीय मान ही लिखते हैं। तो Q 17 पर आता है और दोस्तों P हमारा 16 पर आता है। कितने पर? 16 पर। फिर से यहाँ पर Q आया है तो 17 पर आ जाएगा, और V आया है तो यहाँ पर 22 हो जाएगा, और साथियों यहाँ पर M आया है तो 13 पर होता है, और B हमारा 2 पर होता है, और आगे S हमारा 19 पर होता है। तो दोस्तों इस तरह से कुछ इसे लिखा गया है। तो क्यों ना आप इसके लॉजिक का पता कर लें। इसका लॉजिक क्या है? एक प्यारा सा लॉजिक समझ में आ रहा है। 16 से 17, 15 से 16, 16 से 17, 21 से 22, 12 से 13, 1 से 2 और 18 से 19। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इनमें सभी में क्या जुड़ रहा है? प्लस का 1 जुड़ रहा है। तो दोस्तों ऐसा कौन सा शब्द होगा जिसको जिसको हम क्या लिख सकते हैं? जिसको हम लिख सकते हैं GBNPVT। जी का मतलब क्या होता है? 7 होता है। देखो नीचे लिखते हैं, ऐसा कौन सा लेटर है, ऐसा कौन सा लेटर है जिसे हम लिख सकते हैं 7, यानी G। B मतलब 2, उसके बाद क्या? उसके बाद N मतलब 14, उसके बाद दोस्तों क्या है? P है, P मतलब 16 है, और फिर से V आया है तो 22 अभी देखा था, और T है तो 20। तो दोस्तों ऐसा कौन सा लेटर है जो जिसे हम ये लिख सकते हैं, ये शब्द लिख सकते हैं, ये जो हमें दे रखा है। तो दोस्तों क्यों ना हमने अगर इन सभी में ऊपर +1 किए थे, इन सभी में हमने क्या किए थे? सभी में +1 किए थे। तो अब हमें नीचे के प्राप्त करना है, यानी कि उसने बोला है उसी सांकेतिक भाषा में किस शब्द को, यानी कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसे हम ये लिखेंगे। अभी तो उसने दिया था हमें ऊपर वाला शब्द, इसको अगर हम ये लिखते हैं, तो अब की बार उसने हमें नीचे का शब्द दिया है और हमसे ऊपर का शब्द पूछा है। तो दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे? आसानी से कर लेंगे, एक एक माइनस करके। कैसे कैसे करेंगे? एक एक माइनस करके। तो 7 में 1 जाएगा 6,
2 में 1 जाएगा 1, और यहाँ पर 14 में 1 जाएगा 13, और दोस्तों 16 में 1 जाएगा 15, और यहाँ पर 20 में 1 जाएगा 21, और 22 में 1 जाएगा 21, और 20 में 1 जाएगा तो 19। तो साथियों हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 6, 6 1 13 15 21 19। 6 का मतलब क्या होता है सर, 6 का मतलब एफ होता है, तो एफ से शुरुआत होगी, सभी में हो रही। ए का मतलब ए होता है, 13 का मतलब एम होता है, ठीक है, 15 का मतलब ओ होता है। आगे देखेंगे 21 का मतलब यू होता है, और 19 का मतलब एस होता है। तो साथियों हम इसे क्या लिख सकते हैं, आप बोलेंगे सर FAMOUS, यानी कि फेमस लिख सकते हैं, फेमस लिखेंगे। दोस्तों कौन सा शब्द होगा, फेमस शब्द को हम GVNPBT लिख लेंगे इसी भाषा में। तो एक इंपॉर्टेंट शब्द है दोस्त, अच्छे से याद रखेंगे। विकल्प नंबर 2 हमारा एकदम सही उत्तर होगा, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। जल्दी से बताइए क्या आप सभी को समझ में आया। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं, इसको एक बार दोबारा से जरूर देखिए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 है, बोला गया है निम्नलिखित प्रश्न में सही संबंध बताइए। लक्षद्वीप अगर कवरत्ती से संबंधित है तो अंडमान निकोबार किससे संबंधित हो जाएगा। भाई यहाँ पर तो हमसे कैपिटल से संबंधित पूछा है। देखो एक हमारी यूनियन टेरिटरी है जिसका नाम क्या है भाई, लक्षद्वीप नाम है, यानी कि हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है लक्षद्वीप। और दोस्तों लक्षद्वीप की जो राजधानी है उसका नाम है कवारत्ती। क्या नाम है दोस्तों, याद रखेंगे, कवारत्ती इसका नाम है। तो दोस्तों एक और हमारे पास यूनियन टेरिटरी है, यानी कि क्या बोल सकते हैं, केंद्र शासित प्रदेश, जिसका नाम है अंडमान निकोबार। क्या नाम है, अंडमान निकोबार है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो अंडमान निकोबार की राजधानी बता सकते हैं आप लोग, जल्दी से बता दीजिए किस किस को पता है अंडमान निकोबार की राजधानी। तो पहले दोस्तों बात करते हैं अंडमान निकोबार की राजधानी के बारे में। तो ये आप लोगों की हो जाएगी पोर्ट ब्लेयर। क्या हो जाएगी साथियों, पोर्ट ब्लेयर इसका सही उत्तर बनेगा, इस बात को याद रखेंगे, जो कि विकल्प नंबर 1 में दिया गया है। यानी विकल्प नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। जिस प्रकार लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती है तो अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर हो जाएगी। देखो दमन की बात करते हैं तो ये दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप की राजधानी हो चुकी है। पांडिचेरी की बात करते हैं तो ये पुदुचेरी की है। अगर सिलवासा की बात करते हैं तो बताइए सिलवासा किसकी है। पहले दमन द्वीप की होती थी लेकिन अब सिलवासा नहीं है, अब क्या हो चुकी है, दमन द्वीप और पांडिचेरी एक ही केंद्र शासित, माफी चाहेंगे, दमन द्वीप और आपका दादर नगर हवेली ये आपके एक ही केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं 26 जनवरी 2020 से। तब से इसकी राजधानी क्या हो चुकी है, दमन। अब सिलवासा इसकी राजधानी नहीं रही। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसको देखिए। बोला है गहने का संबंध किससे है, सोना से है। उसने क्या बोला है दोस्तों, गहने का संबंध, जो गहना होता है किससे है, इसका संबंध सोना से है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो पूछा गया है कि सुई का संबंध किससे होगा, किसका पूछा है भैया, सुई का पूछा है। जल्दी से बता दो इस बॉक्स में क्या आ जाएगा, जल्दी से बता देंगे सभी प्यारे दोस्त। तो आप क्या बोलेंगे, सर सोने का प्रयोग करके हम गहना बनाते हैं, यानी पीछे वाले शब्द का प्रयोग करके आगे वाला शब्द बनाया जा सकता है। जो हमारा गोल्ड होता है, गोल्ड का प्रयोग करके क्या बनाते हैं, गहना बनाते हैं। हाँ सर वही गहना जो हमारी माताएं बहनें पहनती हैं, उसी की बात चल रही है यहाँ पर। गहने सोने का प्रयोग करके क्या बनाते हैं, गहना। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका प्रयोग करके हम यहाँ पर क्या बनाते हैं, सुई बनाते हैं, ठीक है। बताइए ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका प्रयोग करके सुई बनाते हैं। धागा का प्रयोग सुई में बनता है, नहीं। टाका से नहीं, सिलाई से नहीं। भाई सुई जो बनती है वो स्टील से बनती है। किससे बनती है, स्टील से बनती है, इस बात को याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विकल्प नंबर 1 एक बार फिर से उत्तर बनेगा इसका, ठीक है। स्टील से हम सुई बनाते हैं जिस प्रकार सोने से गहना बनाते हैं। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको देखेंगे, इसको साथियों देखेंगे। बोला गया है निम्नलिखित प्रश्न में अक्षर श्रृंखला का अंतिम पद ज्ञात कीजिए। बोला है ABD DG DGK HMS और MTB, और यहाँ पर क्या है SBL। तो दोस्तों इसे क्या लिख सकते हैं। तो साथियों जब भी ऐसी सीरीज आप सभी के सामने आए तो आपको क्या करना है, एक लॉजिक लगाना है। वो एक बहुत ही प्यारा सा लॉजिक होगा, पहले लेटर का संबंध पहले से। किसका दोस्तों, पहले लेटर का संबंध पहले से हर एक में कर देना है। हर एक में पहले लेटर का संबंध पहले से कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। अगले में पहला लेटर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर गौर से देखो, A 1 पर होता है, D यानी 4 पर पहुंचे तो कितना जुड़ा है सर, यहाँ पर जो जुड़ा है वो 3 जुड़ा है, ठीक है। आगे D से हम पहुंचे 8, यानी कि 4 पर D 8 पर H, तो दोस्तों अगली बार में 4 जुड़ा है। दोस्तों 8 5 13, यानी 8 H होता है तो 13 पर M होता है, तो यहाँ पर 5 जुड़ा है। दोस्तों अगली बार में हमारा 6 जुड़ेगा, 13 6 19, 19 पर S होता है, तो अगली बार में दोस्तों 7 जुड़ना चाहिए, चूंकि सीरीज समान चल रही है। तो 19 में 7 जुड़ेगा तो हमारा जो लेटर बनेगा वो Z बनेगा। क्या बनेगा, Z, इस बात को याद रखेंगे। चलिए दूसरे वाले से चेक करते हैं, दूसरे से। तो दूसरा B में अगर दोस्तों हम देख लेंगे, यहाँ पर B में देख लेंगे, क्या B में देखेंगे,
जी, तो बी होता है कितने पर? आप बोलेंगे सर जो बी होता है वो 2 पर होता है और जी हमारा कितने पर है? 7 पर है। तो दोस्तों यहाँ पर जुड़ा है हमारा 5, ऊपर क्या जुड़ा है? 5 जुड़ा है, इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर दूसरे का दूसरे से देखेंगे तो दोस्तों जी 7 पर और 13, तो दोस्तों अगली बार में यहाँ पर हमारा 6 जुड़ गया है। क्या जुड़ गया है? याद रखेंगे, अगली बार में जो हमारा जुड़ा है वो जुड़ा है 6, ठीक है। और आगे बीच का 20 से देखेंगे तो 13 7 20, तो दोस्तों अगली बार में 7 जुड़ा है। अगली बार में यहाँ पर देखेंगे तो 8 जुड़ेगा। कितना? 8 जुड़ेगा। 8 का मतलब है 20 8 28। देखो भाई 26 लेटर तो जेड तक हो गए, फिर ए बी, तो 28वें नंबर पर बी आ जाएगा। उसके बाद अगला वाला क्या जुड़ेगा भैया? अगला वाला जुड़ेगा, 8 जुड़ गया तो 9 जुड़ेगा। क्या? 9, तो बी में 9 जुड़ेगा तो 11 पर क्या आता है सर? के आता है। तो जेड के बाद साथियों जहां पर के होगा वो उत्तर सही होगा। एक गलत है, 2 गलत है। अगला लास्ट रह गया है। क्या रह गया? लास्ट रह गया भैया। लास्ट का लास्ट से संबंध बना लो। देखो ये डी है, डी का संबंध अगर के से बनाएंगे, डी 4 पर के 11 पर, तो साथियों इसमें क्या जुड़ा है? इसमें जुड़ा है हमारा 7, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। और के 11 पर है तो एस 19 पर है, तो दोस्तों इसमें जुड़ा है 8, ठीक है, याद रखेंगे। आगे एस 19 पर और बी हमारा 28 या फिर 2 पर कह सकते हैं, तो भैया 19 और 9, 19 9 होता है 28। आगे देख लो, आगे देखेंगे तो दोस्तों बी हमारा कितने पर? 2 पर होता है, 12 पर क्या होता है? एल होता है। तो दोस्तों अगली बार में 10 जुड़ा है और अगली बार में क्या जुड़ना चाहिए? अंतिम रूप से, अंतिम रूप से साथियों हमारा 11 जुड़ जाना चाहिए। कितना? 11। तो एल तो 12 पर होता है, तो अगर एल 11 में हम एल 12 में 11 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 23। 23 पर कौन होता है? डब्ल्यू होता है। तो जेड के डब्ल्यू क्या होना चाहिए? जेड के डब्ल्यू हमारा सही उत्तर होना चाहिए। साथियों एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, याद रखेंगे। ऐसे प्रश्न अभी आपसे एग्जाम में यूपी पुलिस में एक क्वेश्चन देखा गया था, इसलिए अच्छे से इसको याद रखेंगे, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। बोला गया है साथियों दिए गए प्रश्न में कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला में क्रमवार रखने से श्रृंखला को पूरा करेगा? ऐसा कौन सा विकल्प है इस श्रृंखला में अगर हम क्रमवार रख दें तो हमारी श्रृंखला पूरी हो जाए? तो साथियों देखो, इसको ए है, डैश है, फिर डबल बी है, फिर सी है, फिर डैश है, फिर क्या है सर? डबल ए है, उसके बाद क्या है? बी है, फिर डैश है, फिर डबल सी है, उसके बाद क्या है? ए है, फिर डैश है, फिर दोस्तों डबल बी है और डबल सी है। तो टोटल इतने लेटर तो हमें दे रखे हैं। तो ऐसे प्रश्न में करते क्या है सर? ऐसे प्रश्न में हम सबसे पहले टोटल पदों को गिनते हैं। पद गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। टोटल सर पद कितने मिलेंगे? तो आप बोलेंगे यहाँ पर जो पदों की संख्या आई है वो साथियों हमारी 18 आई है। तो 18 को 2 प्रकार से लिखेंगे, या तो 6 गुणा 3 लिखो या दोस्तों 3 गुणा 6 लिखो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं। तो हम इसमें बड़ा पेयर बनाएंगे 6 गुणा 3 का, 6 लेटर 3 बार में, ठीक है, 6 लेटर 3 बार में। और साथियों अब यहाँ पर इसको फिल करना शुरू करो। देखो यहाँ पर डबल ए से शुरुआत हुई है तो यहाँ पर दोनों में साथियों डबल ए भर देंगे, ठीक है। उसके बाद डबल ए डबल बी हो गई तो इसमें डबल बी, लास्ट वाले में भाई डबल सी हो जाएगी। तो साथियों अब गौर से देखो हमने इसमें क्या क्या फिल किया है। तो आप बोलेंगे ग्रीन से पहले ए, दूसरे में सी, तीसरे में बी और चौथे में ए। तो ए सी बी ए, दोस्तों ए सी बी ए हमारा सही उत्तर बनेगा, जो कि हमें विकल्प नंबर बी में दिया है साथियों। इस बार हमारा बी आपका सही उत्तर बनेगा, ठीक है दोस्त। क्या बनेगा? विकल्प नंबर बी बनेगा। और ऐसे प्रश्न में सबसे पहले पद को गिनो, समान भागों में काट लो, उसके बाद उत्तर लगाना है। बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपका उत्तर आएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। बोला गया है नीचे दिए गए प्रश्न में 3 विकल्प एक समान हैं जबकि एक विषम है, विषम की पहचान कीजिए। बताइए कौन सा ऐसा विकल्प होगा जो विषम होगा। कह रहा है दोस्तों मतपत्र दिया है, घोषणा पत्र दिया है, चुनाव दिया है और वोट दिया है। तो साथियों आप बताएंगे इसका उत्तर क्या बनेगा। देखो रिसेंटली चुनाव भी चल रहे हैं तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखो साथियों इसका उत्तर बनेगा विकल्प नंबर सी, चुनाव। क्या बनेगा? चुनाव। चुनाव क्यों बनेगा? क्योंकि साथियों चुनाव के अंतर्गत ही ये तीनों चीजें आती हैं। मतपत्र का मतलब क्या होता है भैया? मतपत्र जो होता है जिसमें हम वोट डालते हैं, वोटर लिस्ट, यानी कि मतपत्र क्या होता है? वोटर लिस्ट, जिसमें हमारा नाम होता है। घोषणा पत्र क्या होता है सर? देखो घोषणा पत्र की बात अगर समझते हैं आप लोग, कोई पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो अपनी को एक घोषणा पत्र जारी करती है, ठीक है, उसमें बताती है हम किस आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं और क्या क्या करेंगे आगे। उसके बाद भैया चुनाव में ही तो वोट डालने जाते हैं, बताओ, चुनाव में ही तो वोट डालने जाते हैं। तो चुनाव के अंतर्गत तीनों आते हैं, जबकि चुनाव इनमें क्या है? सभी में अलग है, 3 एक जैसे हैं। चुनाव आपका विषम है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न में साथियों, अगला क्वेश्चन हमारे पास 7 नंबर का है। बोला गया है यदि कमरा को बिस्तर कहा जाता है तो बिस्तर को खिड़की कहा जाता है, खिड़की को फूल कहा जाता है तो फूल को क्या कहा जाता है? कूलर कहा जाता है।
आदमी किस पर सोएगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसने सीधा बोला है साथियों, जो आदमी होगा, जो मैन होगा, वो किस पर सोएगा, बस इतना बता दो। तो दोस्तों गौर से समझना है, आपको गौर से समझना है। कैसे? देखो यहाँ पर कह रहा है बेसिकली अगर देखा जाए जो आदमी सोता है कहाँ पर, आप बोलेंगे सर बिस्तर पर सोता है, पलंग होता है और बिस्तर होता है, यानी खटिया और बिस्तर, बिस्तर पर ही तो सोता है आदमी। लेकिन सर सवाल जो है, सवाल में क्या बोला है, बिस्तर को खिड़की कहा जाए। तो भैया बिस्तर पर न सो करके आदमी कहाँ पर सोएगा, खिड़की पर। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। देखो रीजनिंग है प्यारे भाई, दैनिक जीवन में तो नहीं लेना है। आप बोले सर हम यार बिस्तर छोड़ के खिड़की पे सोएंगे, खिड़की पे कैसे सो पाएंगे, ये रीजनिंग है, इसको जीवन में नहीं उतारना है। ठीक है, उसने जो बोला है सवाल में उसी आधार पर। देखो बिस्तर को खिड़की कहा, हम सोते तो बिस्तर पे थे, तो हम क्या कर देंगे, उत्तर लगा देंगे खिड़की। ठीक है, क्यों लगाएंगे, क्योंकि सवाल में बिस्तर को खिड़की बोला है। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों यूपी पुलिस की 17 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, ब्लड रिलेशन का एज इट इज प्रश्न। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 बोला है ए बी की बहन है। दोस्तों जो ए है, जो हमारे पास ए है, वो बहन है किसकी, दोस्तों याद रखेंगे बी की। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। आगे देखो बोला गया है जो सी है वो बी की माँ है। तो जो सी है वो माँ किसकी है, नीचे वाली बी की, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, आगे दोस्तों हमसे बोला गया है डी सी के पिता है। तो सी के पिता कौन है, सी के पिता है डी, इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों यहां पर देखो, इसके बाद उसने बोला है ई डी की माँ है। जो ई है साथियों, जो ई है वो हमारी माँ है किसकी, दोस्तों याद रखेंगे, ये जो ई आई है ये माँ बन जाएगी किसकी, डी की। तो हमने माँ बना दिया। क्वेश्चन में बोला है तो ए डी से किस प्रकार संबंधित है। जो ए है वो डी से किसके साथ लगाए, डी के साथ। तो दोस्तों सबसे पहले तो डी को पकड़ो, कहां पर है, ये रहा डी, ये रहा डी, एक प्लस है और ए क्या है, ए आपकी एक माइनस है। तो दोस्तों हमें यहां पर बताना है जो ए है वो डी से किस प्रकार संबंधित है, से लगा है डी के साथ। तो डी क्या बोलेगा ये बता दो। डी क्या बोलेगा, डी बोलेगा एक मेरी बच्ची है और मेरी ही बच्ची की बच्ची है। जब लड़की की लड़की होती है तो साथियों उसे नातिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नातिन। लड़की की लड़की को क्या कहते हैं, नातिन कहते हैं, इस बात को याद रखेंगे। भाई नातिन तो कहीं दे ही नहीं रखा, और ऐसा ही एज इट इज यूपी पुलिस में दिया था। जो विकल्प थे वो यही थे, उसने विकल्प में नातिन दिया ही नहीं था। अब बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर कंफ्यूज कि सर हमें तो नातिन पढ़ाया गया और यहाँ पर क्या दे दिया उसने, पोती। तो दोस्तों ब्लड रिलेशन होता है, इसको इंग्लिश वाला वर्जन सही माना जाता है। तो देखो यहाँ पर जो नातिन की मीनिंग होती है वही इंग्लिश में पोती की मीनिंग होती है। तो उत्तर आप लोगों का क्या बनेगा, विकल्प नंबर डी पोती बनेगा, इस बात को याद रखेंगे। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे बोला गया है पी क्यू आर एस और टी एक गोल टेबल पर चारों ओर बैठे हैं। तो भैया सबसे पहले तो इन लोगों के लिए गोल टेबल बिछाओ। कितने लोग हैं, पी क्यू आर एस और टी, यानी कि 5 लोग हैं। तो 5 लोग में बोला है के जो है वो पी के दाईं ओर बैठा है। जो के नाम का शख्स है वो पी नाम के शख्स के कहां पर बैठा है, दाईं ओर। तो पी नाम के शख्स के दाईं ओर हो जाएगा हमारा के। ठीक है, पी का दायां यही तो बनेगा। आप बोलेंगे हाँ सर। इसके बाद उसने बोला है और एस के बाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है। अब ये बात बता गई, किसके लिए बोला है, के पी के तो दाईं ओर है और एस के बाईं ओर है। जो के है वो पी के तो दाईं ओर है, जबकि एस के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो दोस्तों एस के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कैसे बनेगा, जब साथियों हम एस को यहां पर रख दें। गौर से समझो, जब एस को यहां पर रख देते हैं तो एस का बायां पहला और बायां दूसरा। तो दोस्तों एस का बायां दूसरा बन जाएगा आपका के। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। बोला है दोस्तों टी एस और पी के बीच में है। जो टी नाम का शख्स है वो एस ये रहा और पी ये रहा, इन दोनों के बीच में है, तो हमने बीच में बना दिया। अब कोई एक लड़का छूट रहा है भाई, देख लो कौन सा लौंडा छूट गया यहाँ पर, पी क्यू छूट गया भैया। क्या छूट गया, क्यू को यहाँ पे रख दो। ठीक है, अब उसने बोला है के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। प्यारे दोस्तों यहाँ पर देखो, ये रहा के बाईं ओर देखो, बाईं ओर देखेंगे तो इस दिशा में और दाईं ओर देखेंगे तो इस दिशा में। उसने क्या बोला है, के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, के बाईं ओर पहले पर पी है और दूसरे पर टी है। तो उसने हमसे तो पूछा है के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बनेगा, भैया टी बनेगा, और विकल्प नंबर सी हमारा एकदम सही जवाब हो जाएगा। इस बात को सभी प्यारे दोस्त याद रखेंगे। ठीक है, क्या बनेगा, टी हमारा सही जवाब है। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी पढ़ेंगे। बोला है दिए गए चित्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह गौर से समझना है। क्या बोला है, कौन सा कथन सही है और सही छांटना है। बोला है दोस्त ए और बी सभी तीनों आकृतियों में आते हैं। तो सबसे पहले गौर से समझ लो आकृतियां। देखो सर्कल के लिए ये लाइन है, उसके बाद इस यहाँ पर एक हमें दे रखा है वर्ग। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ग दे रखा है, तो वर्ग के लिए हम एक अलग लाइन ढूंढेंगे। क्या करेंगे, वर्ग के लिए एक अलग लाइन बना देंगे। उसके बाद साथियों एक त्रिभुज भी दे रखा है। देखो
कह रहा है एक त्रिभुज भी दे रखा है, गौर से देख लो। सबसे पहले इनको बना लेते हैं ताकि हमारा प्रश्न आसान हो जाए। ठीक है, ये एक जैसे अब अलग अलग कलर में आपके सामने है। बोला है ए और बी सभी तीनों में आ रहे हैं। आप बोलेंगे सर ए और बी तीनों में तो नहीं आ रहे हैं, कहां पर गड़बड़ हो रहा है? देखो ए हमारा त्रिभुज में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये वाला गलत है। कह रहा है ए ई ए बी सी तीनों में आ रहा है, भैया ए आ गया। अभी हम ए वाला गलत करके आए थे, इसको भी गलत कर दो। फिर बोला है एफ सी डी बी ए, देखो भाई फिर से बी ए आ गया, ये तो पीछे गलत किया था, ये भी गलत हो गया। अब दोस्तों बचेगा केवल और केवल एक विकल्प, जिसे हम विकल्प नंबर डी बोलते हैं। बोला है केवल बी, केवल जो बी नाम का शख्स है वो तीनों में आ रहा। हाँ भैया आ रहा है, त्रिभुज में भी आ रहा, आपके स्क्वायर में भी आ रहा, उसके बाद सर्कल में भी आ रहा। तो क्या बनेगा? विकल्प नंबर डी, केवल बी तीनों आकृतियों में स्थित है। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों बेन आरेख का एक महत्वपूर्ण सा प्रश्न है, इसको भी देखेंगे। बोला है बेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित तीन वर्गों के बीच में संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। कौन कौन से वर्ग हैं? पहला तो हमें अस्पताल दे रखा है, दूसरा चिकित्सक और तीसरा रोगी। तो साथियों सबसे पहले एक आरेख बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सबसे पहले हम एक आरेख बनाएंगे, जो आरेख हमारा हॉस्पिटल को डिनोट करेगा। यानी कि हॉस्पिटल का मतलब सर अस्पताल को बनाएगा। और सर अस्पताल में ही तो डॉक्टर बैठते हैं, आप बोलेंगे हाँ सर, तो अस्पताल के अंतर्गत ही हमारे डॉक्टर आ जाएंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा? D4 डॉक्टर आ जाएंगे। इसके बाद क्या सर अस्पताल के अंदर मरीज भी होते हैं? जल्दी से बताओ। तो आप बोलेंगे हाँ सर, जब मरीज हो जाता है तो उसे कहाँ दिखाने ले जाते हैं? आप बोलेंगे हम ले जाते हैं मरीज को कहाँ पर? अस्पताल में। तो अस्पताल के अंतर्गत ही ये भी आएगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो एक सर्कल जो होगा सबसे पहले हॉस्पिटल के लिए, दो छोटे छोटे सर्कल एक मरीज के लिए, एक दोस्तों किसके लिए? चिकित्सक के लिए। तो ऐसी आकृति कहाँ पर है भैया? विकल्प नंबर डी है, एकमात्र विकल्प है जो ऐसा दिखाई दे रहा है, यही इसका सही उत्तर बनेगा। ठीक है, अपने मन से कुछ भी नहीं सोचना है, उत्तर विकल्प नंबर डी आएगा, यही उत्तर है। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है, एक बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन। ठीक है, ये कह रहा है यदि अंडरटेकिंग शब्द को वर्णानुक्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाता है तो पुनर्गठन के बाद कौन सा वर्ड बीच में होगा? तो सबसे पहले इसको अंडरटेकिंग को लिख लेते हैं। देखो अंडरटेकिंग UN, उसके बाद डी, फिर ई। ठीक है, DE हो गया, उसके बाद R, अंडर तो ये हो गया, और टेकिंग में क्या हो जाएगा? TAKING। बस इतना ही तो है, यही तो हमारा अंडरटेकिंग। आप बोलेंगे हाँ सर अंडरटेकिंग हो गया। अब दोस्तों इसे बोला है वर्णानुक्रम। वर्णानुक्रम का मतलब होता है वर्णमाला के क्रम के रूप में। तो सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा भैया? वर्णमाला शुरू होती है ए से, तो ए आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है? ए के बाद BC तो है नहीं, तो भैया अगली बार में D आ जाएगा। उसके बाद क्या है? उसके बाद तो सर D के बाद तो आता है हमारा कौन सा? नन्हा सा प्यारा सा छोटू सा E आता है। ई के बाद क्या आ जाएगा? ई के बाद F है? नहीं है। G है? G है, हाँ भाई G को रख दो भाई। जब अगर G है, देखो लास्ट में है ना, तो G है। H है? H है, देखो जल्दी से, H नहीं है अंडरटेकिंग में। क्या I है? I है, हाँ भैया I है, I को रख दो। I के बाद J है? नहीं है। क्या K है? हाँ भाई K भी है, K भी है। उसके बाद क्या है? JK। L है? नहीं है। M है? जल्दी से बताओ, M है? नहीं है। N है? आप बोलेंगे हाँ सर N है। उसके बाद एक N तो ये हो गया, दूसरा N ये है, इसका मतलब 2 बार N रखो, 2 बार। उसके बाद N के बाद देखो, N के बाद क्या होता है? N के बाद O होता है, O है? नहीं है। P है? नहीं है। Q है? नहीं है। R है भैया, क्या है? R है। R के बाद क्या है फिर दोस्तों? T है, T है। T के बाद लास्ट में U है। तो अब ये देखो प्यारे साथियों, ऐसे कितने लेटर हैं जिन्होंने, ओहो कुछ तो गड़बड़ कह रहा। तो पुनर्गठन के बाद कौन सा वर्ड बीच में होगा? अच्छा, इसमें बीच का वर्ड बताना है, बीच का लेटर कौन सा होगा? तो देखो, 2 पीछे से काटो, गौर से समझो मैं कैसे बता रहा हूं, ये समझो। आप 2 पीछे से काटो, 2 आगे से काटो। ठीक है, यानी कि 2 लेफ्ट 2 राइट। उसके बाद क्या है? फिर 2 लेफ्ट काट दो, फिर 2 राइट काट दो। ठीक है, इसके बाद 1 लेफ्ट और 1 राइट। अब भैया बीच में कौन बचा? यही तो छूट रहा है। प्यारा सा उत्तर आप लोगों का K, जो कि विकल्प नंबर D में दिया है। ठीक है दोस्त, जो K है ये आप लोगों का बीच में आएगा, इस बात को याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है, एक प्यारा सा क्वेश्चन। बोला है वर्णमाला को दाईं ओर से, कह रहा है वर्णमाला के दाईं ओर से 19वें वर्ड के बाईं ओर छठा वर्ड कौन सा होगा? दोस्तों वर्णमाला को सबसे पहले देखो कैसे लिखी जाती है, A डैश 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 करके यहाँ से Z तक, इस तरह से। उसने बोला है दाईं ओर से। दोस्तों सबसे पहले तो ये समझ लो, स्क्रीन में दाईं ओर ये होता है और दोस्तों बाईं ओर ये वाला होता है, बस ये बात आपको समझनी होगी। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझनी होगी। उसने बोला है अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से माने कि इस दिशा से, यानी कि दाईं ओर को हम राइट कहते हैं, और राइट से 19वां वर्ड। और बोला है लेफ्ट से दोस्तों कौन सा वर्ड? लेफ्ट से आपका 6वां वर्ड। कह रहा है बाईं ओर से 6ठा वर्ड। ठीक है, अब दोस्तों जब भी आपके सामने राइट लेफ्ट मिल जाए या राइट लेफ्ट मिल जाए या लेफ्ट राइट मिल जाए,
या फिर राइट राइट मिल जाए और लेफ्ट लेफ्ट मिल जाए। तो देखो अपोजिट मिलते हैं तो हमेशा जुड़ता है, और एक जैसे मिलते हैं तो हमेशा क्या होता है, घटता है। तो दोस्तों हमें कैसे मिले हैं, यहाँ पर अपोजिट मिले हैं, यानी लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट मिले हैं। तो पहले वाले से उठाते हैं, राइट पकड़ के हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 25 कर देंगे भैया। राइट पकड़ के 25 कर देंगे, क्या कर देंगे, राइट से 25। यानी कि राइट का मतलब क्या होता है सर, राइट का मतलब होता है दाईं दिशा। दाईं दिशा से 25वें पर, देखो 26वें पर प्यारे दोस्तों हमारा क्या आता है, 26वें पर सॉरी दाईं दिशा से पूछा ना, तो दाईं दिशा से पहले नंबर पर जेड आता है, दूसरे नंबर पर वाई आता है। तो ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो 26वें नंबर पर कौन आएगा, दाईं दिशा से। आप बोलेंगे सर 26वें नंबर पर ए आएगा, तो राइट से 25वां पूछा है ना, तो अगर 26वें पर ए है तो उससे पहले 25वां होगा, तो 25वें पर कौन होगा, राइट से, याद रखेंगे दाईं दिशा से। इसको हिंदी में लिख देते हैं, दाएं से कौन सा बन जाएगा हमारा, इसका उत्तर बनेगा बी। क्या बनेगा साथियों, दाएं से 25वां। जब वर्णमाला हमारे सामने है तो दाएं से 25वां, याद रखना है। दाएं का मतलब सीधी दिशा से, जेड से गिनना शुरू करेंगे तो 25वां बी आएगा। और बी कौन से ऑप्शन में है भैया, कोई ऑप्शन में नहीं है, कोई ऑप्शन में नहीं है तो काट दो, अपने मन से मत लगाना भैया, इसका उत्तर बी ही आएगा। ठीक है, ये सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं, इसका उत्तर बी आएगा। देखो जो वाई लगा रहे हैं वो सरासर गलत लगा रहे हैं, वो बिल्कुल गलत लगा रहे हैं। उसका कारण क्या है, आप लोगों ने सही से पढ़ा नहीं है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं, इसको दोबारा से जरूर देखना। अगला प्रश्न हमारे पास क्वेश्चन नंबर साथियों 14 दिया गया है। कौन से 14वें नंबर का प्रश्न है, और बोला गया है दोस्तों यहाँ पर क्या बोला है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त अंकों को ज्ञात कीजिए। देखो कहीं पर लुप्त अंक है, हाँ भैया ये लुप्त अंक है क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है क्या होगा, चलिए देखते हैं। देखो सबसे पहले तो इसे समझो प्यारे दोस्तों, आपके सामने एक वर्ग है, यानी कि कह सकते हैं या फिर आयत है। क्या है, ये हमारे सामने एक आयत दे रखा है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। एक मिनट, क्या दे रखा है, ये हमारे सामने प्यारे दोस्तों एक आयत दे रखा है। उसके बाद इसके विकर्ण क्या कर रहे हैं, परस्पर में आपस में काट रहे हैं। तो सर क्या आप हमें त्रिभुज गिनना बता रहे हो, नहीं भाई, इसका हमें संबंध बताना है। कुछ नंबर दे रखे हैं, इसका हम संबंध बताने का प्रयास कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो गौर से समझो करना क्या है दोस्तों, करना क्या है उसको गौर से समझ लो। करना क्या है, सामने सामने का संबंध है। ठीक है, ये जो सम्मुख सम्मुख संबंध दे रखे हैं बस यही ज्ञात करने हैं। तो इसका संबंध ऐसे ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, ऐसे ज्ञात करना है, बस इसे ऐसे ही समझ लो। ठीक है, अब देखो करना क्या है दोस्तों, जो 3 है ना, ये जो 3 दे रखा है, 3 के सामने क्या लिखा है भैया, 7 लिखा है। तो कैसे लिख सकते हैं, 3 का गुणा करके 2 में और प्लस में 1 करके, तभी तो 7 लिख सकते हैं। जल्दी से बताओ, तभी तो 7 लिख सकते हैं। आप बोलेंगे हाँ, तो देखो यहाँ पर ये 5 है, 5 के सामने क्या लिखा है, 11 लिखा है। तो भैया 5 का गुणा 2 में प्लस में 1 करके इसको क्या लिख सकते हैं, 11 लिख सकते हैं। दोस्तों ये 7 है, 7 के सामने क्या है, 15 है। तो दोस्तों 7 का गुणा 2 में करके प्लस में 1 करके क्या लिख सकते हैं, 15 लिख सकते हैं। 7 दूनी 14, 1 15, भाई यही तो होता है। तो अब दोस्तों हमसे छूट क्या रहा है, आप बोलेंगे सर 2 छूट रहा है और ये क्वेश्चन मार्क। तो भैया वही लॉजिक लगाएंगे, 2 का गुणा 2 में करेंगे और प्लस में 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5। और 5 दे रखा है प्यारे दोस्तों विकल्प नंबर 1 में, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे, इसका जो संबंध था वो सम्मुख संबंध दे रखा था, इस बात को याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन था। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों कथन और निष्कर्ष का एक बेहतरीन सा लाजवाब सा प्रश्न। इस प्रश्न में आप लोग कथन को पढ़ेंगे और निष्कर्ष निकालेंगे। प्यारे से कथन है और इसको एक जुगाड़ के माध्यम से सॉल्व करेंगे। बोला है दोस्तों सभी गुड़िया खिड़कियां हैं। क्या बोला है, सभी गुड़िया खिड़कियां हैं। तो सारी की सारी जो गुड़िया है, सारी की सारी जो G4 गुड़ियां हैं वो सारी की सारी क्या है दोस्त, याद रखेंगे ये सारी की सारी खिड़कियां हैं। क्या है, खिड़कियां हैं, इस बात को याद रखेंगे। तो हम K4 क्या बना देते हैं, इसको खिड़कियां बना देते हैं। ठीक है, आगे बोला है सभी बोतलें खिड़कियां हैं। तो जितनी भी बोतलें हैं प्यारे दोस्तों, जितनी भी बोतलें हैं वो सारी की सारी खिड़कियों के अंतर्गत हैं। तो सारी की सारी बोतलों को हम क्या कर देंगे, खिड़कियों के अंतर रख देंगे। आगे बोला है सभी कारें बोतलें हैं। क्या बोला है, सभी कारें, जितनी भी कारें हैं साथियों, जितनी भी कारें हैं वो क्या है, जितनी भी कारें वो सारी की सारी बोतलों के अंतर्गत आ रही हैं। तो देखो 3 हमारे पास ये कथनों के अनुसार एक आरेख हमें पता चला है। क्या पता चला है, एक आरेख पता चला है। इसके बाद अब देखो, अब यहां पर गौर से समझो, कह रहा है सभी कारें खिड़कियां हैं। जल्दी से बताओ क्या सारी की सारी कार जो है वो खिड़की के अंतर्गत आ रही है। आप बोलेंगे हाँ, कार के लिए सबसे बड़ा देखो सभी कारें खिड़कियां, माफी चाहेंगे सभी कारें, जितनी भी कारें हैं, यानी कि C4 कार बोला था ना मैंने, हाँ C4 कार बोला था। तो क्या सारी की सारी कार खिड़कियों के अंतर्गत हैं। आप बोलेंगे हाँ सर, K4 खिड़कियां के अंतर्गत है, ये B4 क्या है, बोतल, और बोतल के अंतर्गत कार है। तो सारी की सारी कार क्या हो जाएंगी, हमारी हो जाएंगी दोस्तों खिड़कियां, याद रखेंगे। आगे बोला है कुछ कारें गाड़ियां हैं। क्या कुछ कार, C4 कार वो गाड़ियां G4 गाड़ियां का संबंध बन रहा है, नहीं बन रहा है, गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बोला है कुछ खिड़कियां कारें हैं,
कुछ खिड़कियां, ये रहा खिड़कियां और ये रही कारें। तो भैया एक मुझे बात बताओ, आपके सामने हमने कहा एक बड़ी सी थाली है, गौर से देखो एक बड़ी सी थाली है, उस थाली में एक छोटू सा हमने एक बिल्ली, क्या कह सकते हैं उसको, कुटुरिया रख दी। क्या रख दी? कुटुरिया। ठीक है, एक थाली में छोटी सी कुटुरिया है। तो मैंने कहा अगर आपसे पूछा जाए एक थाली है तो बताओ मुझे क्या कुछ थाली के पार्ट में कुटुरिया रखी है? तो वही तो बोला है उसने, कुछ खिड़कियां कारें हैं। खिड़कियों के भाई आपके पास एक बड़ा सा सर्कल है जो नीला है, और उसके अंतर्गत क्या है, ये आपकी सॉरी गुड़िया भी है, उसके अतिरिक्त बोतलें भी हैं, और आपकी क्या है यहाँ पर कारें भी हैं। तो वही तो पूछ रहा है कुछ खिड़कियां कारें हो जाएंगी? हाँ हो जाएंगी सर, इसका मतलब ये वाला भी सही है। तो अब क्या बोलेंगे सर, पहला और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। क्या बोलेंगे सर? पहला और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। इस बात को याद रखेंगे, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। क्या बोला है यहाँ पर? एक मोस्ट इंपोर्टेंट है पहला और तीसरा। इसके अलावा एक और आरेख बनता है, देखो एक और आरेख, अगर हम इसको नीचे से पढ़ना प्रारंभ करें, अगर कथन नंबर 3 से पढ़ें, देखो थोड़ी क्लास लेट हो जाएगी लेकिन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, आपका एग्जाम में कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सबसे नीचे से पढ़ते हैं 3 नंबर कथन से, बोला सभी कारें बोतलें हैं। तो हमने कहा जितनी भी C4 कार हैं वो सारी की सारी B4 बोतलें हैं। जल्दी से बताओ, सभी कारें क्या हैं? B4 बोतलें हैं। इसके बाद देखो उसने बोला है सभी बोतलें खिड़कियां हैं। तो जितनी भी बोतलें हैं वो क्या हैं? वो हमारी क्या हो जाएंगी? सभी बोतलें खिड़कियां हो जाएंगी। ठीक है, ओह एक मिनट, सभी बोतलें क्या हो जाएंगी? कहाँ गया B4 बोतलें, सभी की सभी बोतलें क्या हो गई? खिड़कियां हो गई, मतलब K4 खिड़कियां। ठीक है, ये हम K4 खिड़कियां बना रहे हैं। आगे बोला है सभी गुड़िया खिड़कियां हैं। तो जितनी भी गुड़ियां हैं दोस्तों, जितनी भी गुड़ियां हैं वो सारी की सारी क्या है? खिड़कियां हैं। तो यहां पर गुड़िया भी बन गया। तो दोस्तों आरेख तो आपका वैसा ही बना है जो अभी हमने पीछे बनाया था, आरेख तो वही बना है। तो इसका मतलब पहला सही, दूसरा गलत, तीसरा सही। ठीक है, गौर से समझ लेना है। सभी कारें हमारी खिड़कियों के अंतर्गत आ रही हैं, कुछ कारें गुड़िया नहीं बन रही। देखो कार यहाँ पर, गुड़िया यहाँ पर, कोई संबंध नहीं है, हटा दो। कह रहा है कुछ खिड़कियां कारें हैं, तो मैंने इसको भी कुछ खिड़कियां कारें बना दिया। तो पहला तीसरा ही सही निकलेगा, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न प्यारे साथियों एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं। ये साथियों आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और हूबहू हो सकता है एग्जाम में देखने को भी मिल जाए। बोला निम्नलिखित प्रश्न में अगली आकृति ज्ञात करो। यहां पर ये क्वेश्चन मार्क है, इसके स्थान पर बताना है कौन सी आकृति आएगी। तो साथियों सबसे पहले तो ये देखो ये हो क्या रहा है। पहले हम देखेंगे संबंध ए और बी के बीच में, दो संबंध देखेंगे ए और बी के बीच में। संबंध क्या है भाई? यहां पर ए में आपके पास में दोस्तों दो सर्कल दे रखे हैं, जबकि अगले बी में ही ये सर्कल एक हो गया। जबकि यहां पर ये जो लाइन थी ए में, ये जो आपके सामने लाइन थी, ये वाली ये जो लाइन थी आपकी पूर्व की ओर मुख कर रही थी, नीचे से ऊपर की ओर, यानी कि कह सकते हैं एक एल टाइप का बना हुआ था उल्टा। ये दोस्तों सीधा यहां पर भी एल बन गया और ये दो एल बन गए, यानी कि सर्कल 2 से 1 बचा और ये जो एल बने थे उल्टे ये 2 हो गए। तो दोस्तों अब आपको करना क्या है, गौर से समझो। ये इस कॉर्नर पर था, ये एल इस कॉर्नर पर आ गया और ये सर्कल इस कॉर्नर पर था, मतलब कि दोस्तों कहां पर पहुंच गया? इस कॉर्नर पर, यानी कि सर्कल ने इसका स्थान ले लिया, इसने इसका स्थान ले लिया। तो दोस्तों गौर से समझो, सी और डी में अब आप समझ लो, सी यहां पर है और डी यहां पर है। देखो जो आपके यहां पर सी के इस कॉर्नर में होगा, ये जो वर्ग है ये वर्ग है, ये वर्ग आपके दूसरे कॉर्नर में जाएगा। यानी कि अगर हम एक बॉक्स बनाते हैं तो इसमें जो वर्ग होगा वो वर्ग होगा, अगर इस कॉर्नर पर है तो इस कॉर्नर से हट करके कहां चला जाएगा? इस वाले कॉर्नर पर। ठीक है, याद रखेंगे, ये जो वर्ग होगा कहां पर? इस वाले कॉर्नर पर चला जाएगा। लेकिन भैया यहां पर तो सिंगल था, सी में तो सिंगल था, ये देखो गौर से, ये सी में सिंगल था, इसको हमें क्या करना? उस दिशा में ले जा करके डबल कर देना है, यानी कि ये दोहरा वर्ग बनेगा। ठीक है, दोहरा सॉरी फॉर दैट। अब देखो इसके बाद आप यहां पर देखो, ये दो एल थे, ये जो एल दिखाई दे रहे हैं ना, ये क्या बोलते हैं? इसको एल बोल सकते हैं, जो भी बोले आप अपने हिसाब से समझ लो इसको ये एल टाइप के हैं, ये अब इसके स्थान पर आएंगे जहां पर ये वर्ग था। तो अब हम क्या करेंगे? इन एल टाइप को यहां पर लाएंगे। और दोस्तों देखो, इसने पहले दिशा में ऊपर में था इसका मुख, अब ये पलट के नीचे बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि यहां पर ए और बी में अगर देखेंगे तो पहले तो ये हमारा उल्टा था, ग्रीन देखो ये लाइन जहां पर चल रही है ये उल्टा था, लेकिन भैया यहां पर भी उल्टा बना, लेकिन सीधा करके, यानी पहले ऊपर की ओर इसका ये क्या कह सकते हैं, इसकी ये जो दिशा थी, ये वाली दिशा, ये वाली यहां पर देखो, ये वाली दिशा जो थी उल्टी थी, ऊपर की ओर हैंग करती हुई, लेकिन यहां पर अब इसकी लेटी हुई हो गई। इसके बाद अगर ये हमारी ऊपर उल्टी बन रही है, यहां पर उल्टी बन रही है, तो दोस्तों ये जब नीचे जाएगी तो ऐसी बनेगी। कैसी बनेगी? ऐसी। इस बात को याद रखेंगे। तो दोस्तों यहां से जो बन के आएगी वो कुछ इस तरह की से बन के आएगी। तो ऐसी आकृति कहां पर दिखाई दे रही है? देखो भैया सिंगल लाइन होनी चाहिए, तो डबल लाइन वाले सारे काट दो। ठीक है, डबल लाइन वाले सारे काट दो। इसके बाद देखो इसकी दिशा उल्टी है तो ये गलत है, 4 नंबर की आकृति हमारी सही होगी। साथियों कौन सी? 4 नंबर की।
ओहो, ये क्या हो गया, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट, 1 मिनट जरा सा। चलो ठीक है, इसका उत्तर क्या आएगा साथियों, गौर से समझ लो। इसका जो उत्तर आएगा वो विकल्प नंबर 4 आएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है। वो 1 मिनट के लिए गड़बड़ हो गई थी, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पर देख लो, कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित प्रश्न में कुल कितने वर्ग स्थित हैं। यहां पर हमें क्या करना है, हाउ मेनी ट्राइंगल इन दिस फिगर, जल्दी से बताइए। ओ सॉरी, यहाँ पर स्क्वायर काउंट करने हैं, यानी कि वर्ग काउंट करने हैं। चलिए काउंट करते हैं, उसके लिए एक ट्रिक समझ लो पहले। वर्ग की एक छोटी सी ट्रिक है। यदि दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से कट लगे हुए मिले और ये आपके सामने एक ऐसा कट हो, तो दोस्तों आपको इसमें नंबर देने हैं और अलग तरीके से इसकी ट्रिक है। देखो ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ठीक है। यहाँ पर 1 नंबर हो गया ऊपर, तो 2 नंबर। अब दोस्तों इसमें अगर आपको वर्ग काउंट करने हैं तो लास्ट का लास्ट से गुणा करवाना पड़ेगा, ठीक है। 3 का गुणा अगर हम दोस्तों यहाँ पर 2 में करेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। और 2 का गुणा अगर 1 में करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर 2 होगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें घटाते हुए इसके क्या करते हैं, घटाते हुए इसके गुणा करते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे, बस इतना सा ही याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं इसको अब देखो, यहाँ पर आपको एक आकृति दिखाई देगी, ये वाली, ये गौर से समझो। अगर हम बीच के कट भूल जाएं, अगर साथियों हम ये बीच के कट भूल जाएं, ये वाले कट भूल जाएं, तो अभी जो हमने ट्रिक बताई थी क्या वही है, जल्दी से बताओ। अगर ये हम भूल जाएं, गौर से समझ लो, चाहो तो इसको मैं मिटा देता हूँ। अभी इसको हटाता हूँ 1 मिनट के लिए, अभी 1 मिनट के लिए हटाते हैं इसको, ठीक है। थोड़ा सा समय दीजिए दादा। देखो ये तो हमने इनको यहाँ से हटा दिया, ठीक है। यहाँ से इनको हमने क्या कर दिया, गायब कर दिया। तो दोस्तों इसमें हमें आसान हो जाएगा अब बनाना। अब हमें इसमें बनाना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हमें वैसी ही आकृति दिखाई दे रही है, जल्दी से बताओ, क्या वैसी ही वर्ग की दिखाई दे रही है। तो भैया इसमें नंबर दे दो, 1 नंबर, 2 नंबर, ओहो छोटा हो गया। देखो यहाँ पर देखो, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, उसके बाद 1 नंबर हो गया तो 2 नंबर, लास्ट का लास्ट से गुणा करो और लास्ट का लास्ट से। तो दोस्तों हमने किया 3 गुणा 2, तो कितना हो जाएगा, 3 गुणा 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा। उसके बाद 2 गुणा 1 करेंगे, 2 गुणा 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। तो दोस्तों यहाँ पर कितने वर्ग मिलेंगे, आप बोलेंगे सर 6 2 8 वर्ग। कितने वर्ग हो जाएंगे साथियों, 8 वर्ग हो जाएंगे, ठीक है। 8 कैसे होंगे, एक एक करके चाहो तो हम काउंट करवा सकते हैं, ठीक है। एक एक करके मैं काउंट करवा सकता हूँ। अभी आपको थोड़ा सा बस समय दीजिए, थोड़ी सी टाइम लग सकता है आप लोगों का, लेकिन थोड़ा सा समय। देखो एक वर्ग तो ये हो गया, दूसरा वर्ग ये हो गया, तीसरा वर्ग हमारा ये हो गया, ठीक है। 1 मिनट 1 मिनट, देखो सीधे सीधे देख लो, 1 2 3 4 5 और 6, 6 तो ये सीधे सीधे हो गए। इसके बाद 7वां कहाँ पर मिलेगा, इन दोनों से जोड़ करके 7वां ये मिलेगा और 8वां ये मिलेगा। तो दोस्तों उसको शॉर्ट से कर सकते हैं या फिर एक एक गिन के कर लो। देखो छोटी आकृति में तो गिन सकते हो, लेकिन भैया जब बड़ी आकृति आएगी तो कब तक गिनते रहोगे, इसलिए शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं। बस 8 तो हमने गिनवा दिए, अब इसको हटा देते हैं। 8 हमें पता चल गए, और उसके बाद एक भैया ये वाला भी छूट रहा है, ये लेटा हुआ सा। थोड़ी अगर आप अपनी 45 डिग्री मुंडी घुमाएंगे राइट हैंड में, यानी कि इस तरफ से अगर अपनी मुंडी घुमाएंगे तो आपको एक वर्ग दिखाई देगा जो कि हमारा 9वें नंबर का होगा। और इस आकृति में जो वर्गों की कुल संख्या है वो विकल्प नंबर सी के अनुसार 9 स्थित है। इस बात को याद रखेंगे, 9 के अलावा कोई भी वर्ग नहीं है। और एक होमवर्क क्वेश्चन, इसी प्रश्न का एक होमवर्क क्वेश्चन कोई प्यारा साथी बता सकता है, इसमें कुल कितने ट्राइंगल स्थित हैं, बताइए जल्दी से। इसमें कुछ कितने ट्राइंगल स्थित हैं, यानी कि हिंदी में समझ लो, इसमें त्रिभुज कितने हैं ये गिन के बता दो साथी जल्दी से, कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा आप लोगों का। चलिए अगले प्रश्न में, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18, एक प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको देखिए। बोला गया है दोस्तों, हमसे बोला गया है निम्नलिखित प्रश्न में आकृति एक्स का सही दर्पण प्रतिबिंब बताओ। भैया जब भी दर्पण प्रतिबिंब पूछे तो अगर ना बताए दर्पण कहाँ पर रखा है तो बता दो सर राइट में रखा है। कहाँ पर रखा है, राइट में। और इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाना है, जल्दी से बताइए, सभी प्यारे साथी बताएंगे इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। देखो दर्पण प्रतिबिंब बनाते समय हमेशा एक बात याद रखनी है, कभी भी घबराना तो नहीं है। जो हमारा लेफ्ट होगा, जो हमारा दर्पण से पहले लेफ्ट होगा वो बस राइट में कन्वर्ट हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। और जो वस्तु दर्पण के नजदीक होगी, जो दर्पण के नजदीक होगी वो हमेशा नजदीक ही बनेगी, बस इतनी सी बात और याद रख लो। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक बॉक्स, एक हमारा एक प्यारा सा बॉक्स बनेगा, हमने बॉक्स बना दिया। इसके बाद सर देखो दर्पण के नजदीक एक गोला, देखो ये दर्पण के नजदीक, तो यहां पर भी दर्पण के नजदीक ही होना चाहिए। तो एक गोला जल्दी से बना देते हैं। एक गोला हमारा यहां पर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा एक गोला हो गया, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। गोले में खड़े कट लगे हैं, कैसे, खड़े कट लगे हैं, तो इस गोले में भी हम क्या करेंगे सर, खड़े कट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, खड़े कट, ठीक है। ये हमारे खड़े खड़े कट हो गए। इसके बाद समझ लो, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद देखो, इसके बाद हमें क्या करना है, एक मिनट, इसके बाद हमें ऊपर की आकृति बनानी है जिसमें हमारे कितने गोले हैं, 1 2 3 4। ऊपर एक आकृति बनानी है, ठीक है, ऊपर एक आकृति बनानी है जिसमें हमारे कुल कितने गोले स्थित हैं। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर जो गोलों की संख्या है वो 4 है। तो एक और यहाँ पर, 1 मिनट,
एक और यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, ये 4 हो गए। इसके बाद हमें नीचे इसको खड़ा करना है, नीचे इसको ऐसे खड़ा करना है, ऐसे खड़ा करना है, ठीक है। और इसके जो कट होंगे वो बेंड लगे हुए होंगे, कैसे, बेंड। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये आकृति समझ में आई होगी दोस्तों। मैंने पूरा प्रयास किया है इसको पेंट करने का, ठीक है। हालांकि कुछ अच्छी तो नहीं हुई है, हो सकता है अच्छी भी हो गई हो। देखो आकृति पहली बात तो सीधी बनेगी, उल्टे वाले दोनों गलत हैं। दूसरी बात क्या है, इसमें देखो आकृति के जो गोले हैं, ये छोटा सा पहले जो गोला बनाया था हमने, गौर से समझ लो, कहाँ पर, रेड पेन से, रेड पेन से ये जो गोला बनाया था, ये वाला, ये जो इसके पास वाला था, ये गोला बनाया था, इसके कट सीधे लगे थे, ऊपर से नीचे की ओर कट लगे थे इसमें अंदर, इसमें ऊपर से नीचे की ओर कट लगे थे। तो विकल्प नंबर अगर बी को देखेंगे तो इसके कट बेंड लगे हैं, मतलब उल्टे, तो इसको काट दो। और खड़े यहाँ पर भी लगे तो ये भी गलत है। देखो ये बेंड कट और इसके बाद ये इस छोटू से आकृति में खड़े कट, तो कहने का मतलब है उत्तर बनेगा साथियों कौन सा, आप बोलेंगे सर हमारी जुबान पर नाम याद रहेगा विकल्प नंबर डी का। विकल्प नंबर डी इसका सही उत्तर है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों यहाँ पर आपका मानसिक अभिरुचि से संबंधित है। भाइयों मैंने यहाँ पर सारे के सारे प्रश्न ऑथेंटिक शामिल किए हैं, जैसा आपका एग्जाम का लेवल होता है। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में कौन सी परिस्थिति सामाजिक परिपक्वता को प्रदर्शित करती है। बताइए ऐसी कौन सी परिस्थिति है जो सामाजिक परिपक्वता को प्रदर्शित करती है। नंबर 1, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम होना। क्या ये सामाजिक परिपक्वता है। कह रहा है व्यक्ति के जीवन उद्देश्य और सामाजिक मान्यताओं के बीच संतुलन होना। क्या ये सामाजिक परिपक्वता है। कह रहा है उत्तम सामाजिक समायोजन। क्या ये सामाजिक परिपक्वता है। उसने यही तो पूछा है, सामाजिक परिपक्वता को प्रदर्शित करती है। कह रहा है सबको भाने वाला सामाजिक व्यवहार। क्या ये आपकी सामाजिक परिपक्वता को प्रदर्शित करती है। कौन सा विकल्प है, जल्दी से बता दो। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, ऐसा मिल जाएगा तो फंस जाओगे यूपी पुलिस में, याद रखेंगे। देखो सामाजिक परिपक्वता का मतलब सीधा सा समझो, जो व्यक्ति है जिसे सामाजिक परिपक्वता प्रदर्शित करनी है तो सबसे पहले आपके जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए और जो समाज की मान्यताएं हैं, जो समाज में प्रचलन है, उनके बीच में एक बराबर का बैलेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, संतुलन। कैसे, गौर से समझो, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखो जो हमारा समाज होता है, आपको इसके माध्यम से समझाते हैं, इसके माध्यम से। आजकल की जनरेशन यही समझती है। देखो मान लीजिए एक कोई लड़का है अदर कास्ट का, एक लड़की है अदर कास्ट की, उन लोगों के बीच में आपस में क्या हो जाता है, वो लब सब का चक्कर है, वो हो गया। उसके बाद उनके जीवन का एक उद्देश्य हो जाता है शादी करना। क्या होता है, शादी करना। लेकिन जो सामाजिक मान्यताएं हैं, जो हमारी आज की वर्तमान में गांव देहात में देखा जाए तो जो सामाजिक मान्यताएं हैं वो क्या है, इंटरकास्ट मैरिज नहीं कर सकते। हालांकि शहरों में तो होने लगा है, लेकिन गांव में क्या कर सकते हैं, जो हमारा उद्देश्य था, जो इन प्यार करने वालों का उद्देश्य था और जो सामाजिक मान्यताएं थी, उनमें भैया अगर प्यार हो गया, सॉरी अगर शादी हो गई तो संतुलन बिगड़ जाएगा, और शादी नहीं हुई तो सामाजिक मान्यताएं हावी पड़ जाएंगी और इनके जीवन का उद्देश्य खत्म हो जाएगा। तो इनके बीच का संतुलन होना चाहिए। संतुलन क्या होना चाहिए वो आप अपना समझ सकते हैं, बस हमें समझाना था क्वेश्चन। आपका उत्तर बनेगा विकल्प नंबर बी। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20 है। एक प्यारा सा प्रश्न है, इसको देखिए। बोला है सहयोगियों के साथ अपने मतभेद दूर करने का उचित उपाय क्या है। भैया ये भी मानसिक अभिरुचि में ही आता है, एक प्यारा सा प्रश्न है। बोला है अगर हमारे सहयोगी हैं, जो हमारे सहपाठी हमारे मित्र हैं, उनके बीच कोई मतभेद हो जाता है हमारा, तो कह रहा है उनके बीच उसको दूर करने का उचित उपाय क्या है। सहयोगी कह रहा है सहयोगियों के समक्ष तर्क रख करके, आप सहयोगी के समक्ष तर्क रखेंगे तो हमारे मतभेद दूर होंगे। कह रहा है आप अपने अधिकारी से शिकायत करके, मतभेदों का कारण जानने की कोशिश करके और आपसी वार्तालाप को उनको दूर करेंगे, उनका मजाक उड़ा करके। भैया जल्दी से बताओ ऐसा कौन सा विकल्प होगा जो इसका उत्तर बनेगा। तो आप बोलेंगे सर अधिकारी को तो नहीं बुलाएंगे, क्योंकि हमें मतभेद दूर करने हैं, ना कि यहाँ पर किसी को लड़ाई पड़ाई करवानी है, किसी को जेल भिजवाना है। इसके बाद उनका मजाक उड़ाएंगे। अगर भाई किसी दोस्त से अपनी लड़ाई है और अपन उसका मजाक उड़ाने लगे तो वो कभी कभी रोष में आ जाता है, लड़ाई और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो मजाक भी नहीं उड़ाएंगे। सहयोगियों को समक्ष अपना तर्क रखकर, भैया क्या आप ही अपना तर्क रखेंगे, जल्दी से मुझे बताओ। आप अपना केवल तर्क रखेंगे, आप क्या करेंगे, मतभेदों का कारण जानेंगे और आप कोशिश करेंगे हम दोनों बैठ करके अपनी आपसी वार्तालाप करें और जो भी हमारे मतभेद हैं उनको दूर करें। तो विकल्प नंबर सी इस बार हमारा सही उत्तर बनेगा। मानसिक अभिरुचि के 2 प्रश्न शामिल थे। और प्यारे दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आज की क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो एक बार से सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए, दोस्तों में सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा यार, एक बार शेयर कर दीजिए और देखते रहिए। आपका अपना परिवार चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको कर लीजिए, ठीक है। आपका अपना परिवार लर्न विद डीएस सर आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। और कल की क्लास के लिए क्षमा चाहते हैं यार, देखो समय है, अकस्मात कुछ हो जाता है, उसके लिए सॉरी। अब आपकी क्लास निरंतर होगी, कोशिश करेंगे निरंतर होती रहे, ठीक है।
चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।